हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं जितने भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस साल नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन। साथ साथ ही मैं उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा कि आपकी मेहनत रंग लाई और स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया। अभी तो सिर्फ स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया है, अभी ये जो स्टेज है उनकी स्कूल टू ए मेडिकल कॉलेज, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होगी और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनको बहुत सारे स्ट्रेस होंगे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी कि कैसे कैसे आगे का प्रोसेस किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ कुमार माधव, आई एम ए प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र एंड आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 12 to 13 ईयर्स। और मैंने अपने इस 12 to 13 ईयर्स के कैरियर में बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल यूजी, मेडिकल पीजी, सुपर स्पेशलिटी में गाइडेंस दिया है और उनको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में मैंने प्लेस करवाया। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन 20 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले या फिर मेडिकल कॉलेजेस के लिए तैयारी करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। तो वो 20 पॉइंट कैसे हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वैसे 20 पॉइंट जो कि आपको काफ़ी ध्यान में रखते हुए आगे की स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया जाए। तो सबसे पहली होती है आपकी नीट की स्कोर या नीट की रैंक। तो आपके नीट के रैंक या नीट के स्कोर के बेस पे ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होती है। आपसे बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हो सकता है मिसगाइड की जाए कि आपके अगर नीट में स्कोर कम है या फिर आप क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी आपको इंडिया में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। जो भी एडमिशन होती है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर मेरिट, मतलब आपकी जो नीट में स्कोर या रैंक है उसके बेस पे। फर्स्ट होती है नीट की स्कोर या रैंक। सेकेंड होती है कैटेगरी बेनिफिट्स। तो आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी के अलावा कुछ कैटेगरीज होती है जिनमें कुछ सीटें रिजर्व होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कुछ स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस में सीट रिजर्व होती है, जैसे कि EWS, OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप। इनके अलावा कुछ अदर स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी। फिर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग स्पेशल कैटेगरी होती है। जैसे महाराष्ट्र में पहले थी SC/BC, मराठा कम्युनिटी के लिए अलग रिजर्वेशन। फिर VJ होती है, NT होती है, बहुत अलग अलग कैटेगरी है। कर्नाटक में आप जाएंगे तो कर्नाटक में तुलु माइनॉरिटी के लिए अलग है, हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए अलग है। तो ये सब स्पेशल कैटेगरी और जो इनको सब कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इन कैटेगरी के बेस पे भी अगर आपके नीट में कम स्कोर है तो आप एक एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं और सीट को अलॉट करा सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमें काफ़ी ध्यान देनी है, बेस्ट फिट कॉलेज। मतलब जो आपकी नीट की रैंक है या नीट के स्कोर है उसके बेसिस पे आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शंस होगा आपको ऑल ओवर इंडिया में वो चूज़ करना है, जैसे कॉलेज की रैंकिंग के बेस पे। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज़ करने से पहले आपको काफ़ी ध्यान में रखना है, वो है बॉन्ड। तो क्या मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड होती है? हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे मिनिमम 1 year to 5 years तक की बॉन्ड होती है। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले या फिर आप उनको ऑप्ट करना चाहते हैं उनसे पहले उन मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड के बारे में जानकारी ले। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है, बॉन्ड के बारे में जानना है, तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बॉन्ड क्या होती है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे आपको कुछ 1 साल या 2 साल या 5 साल तक की रूरल सर्विस की बॉन्ड होती है। अगर आप वो बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं कि आपको MBBS करने के बाद अगर आपको वहाँ पे रूरल सर्विस नहीं करनी है तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड एक पेनल्टी देनी पड़ती है, बॉन्ड पेनल्टी बोलते हैं जिसे। तो वो भी 5 लाख से लेके 30 लाख 40 लाख तक भी हो सकती है। तो आप वो किसी भी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उस बॉन्ड पे ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद फिफ्थ मेन पॉइंट होती है कॉलेज लोकेशन। तो आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप देखिए वो लोकेशन कैसे लोकेशन पे है, आपकी जो होम टाउन है, क्योंकि आप एक 16, 17 साल, 18 साल के एक टीनेजर हैं। तो अभी इस समय में आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलेंगे।
तो उनको लोकेशन भी देखना है कि क्या वो कॉलेज उनके होम टाउन से कितना दूर है, वहाँ आने जाने की फैसिलिटी क्या है, कॉलेज कैसा है, जो सराउंडिंग होती है कॉलेज की वो कैसी है। तो ये तो थी कॉलेज की लोकेशन। 6th पॉइंट है एकेडमिक। तो एकेडमिक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप वहाँ के एकेडमिक के बारे में ज़रूर इंक्वायरी करें, या तो वहाँ के सीनियर से पूछे या आप कॉलेज में जाके विजिट करें अगर वो आपके घर के पास में है, क्योंकि एकेडमिक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पास करने में बहुत मदद करेगी। इसके साथ साथ अभी जो आने वाले समय में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब लाइक आपको अगर आपने MBBS कंप्लीट कर लिया 4.5 ईयर्स के बाद, आपको नेक्स्ट लेवल 1 देनी होगी, उसको क्लियर करनी होगी, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वहाँ की एकेडमिक ज़रूरी है कि आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है, वहाँ पे आपको पासिंग कैसे कराई जाएगी। अगर एकेडमिक अच्छी है ऑब्वियसली आप पास करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद 7th पॉइंट आती है फीस बजट। तो बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं DY पाटिल कॉलेज को, तो DY पाटिल की जो फ़ीस है वो 23 लाख है। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे राजस्थान के कॉलेजेस है 15 लाख से 19 लाख तक फ़ीस है। तो इन सब को शॉर्टलिस्ट करने से पहले आपको फ़ीस के थ्रू जाना है, और वहाँ की वेबसाइट हो या फिर वहाँ की ऑफिशियल जो काउंसलिंग कमेटी होती है उनके वेबसाइट पे जाके आपको फ़ीस के बारे में पता करना है। तो हमारे पास वो सारी फ़ीस की और एकेडमिक वगैरह की डिटेल्स है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और इसके साथ साथ हॉस्टल और मेस, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो साउथ इंडिया से उनको नॉर्थ इंडिया में किसी कॉलेज में एडमिशन हो रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में हुई, तो वहाँ के खाने में यहाँ के खाने में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो उनको हो सकता है स्टार्टिंग पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स आए, या फिर जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको साउथ में एडमिशन लेनी है, तो उनको हो सकता है खाने को लेकर के प्रॉब्लम आए। और हॉस्टल, तो आप जिस भी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है, तो आपको हॉस्टल के बारे में पता होना चाहिए, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या है। क्या कुछ कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी गर्म जगह में, तो वहाँ पे क्या AC हॉस्टल्स है या नहीं है, तो आपको ये सब भी ध्यान में देनी है। फैसिलिटीज़ क्या देते हैं, कुछ ठंडे जगह पे है वहाँ पे क्या गर्म पानी अवेलेबल है या नहीं है। इन सब बातों, ये छोटी छोटी बात है पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा 9th पॉइंट आती है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हिडन चार्जेस होती है, जो कि आपको पहले पता नहीं चलेगी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या फिर आप ज्वाइन करने के बाद आपको वो सब बातें पता चलती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हो गए या फिर कुछ अदर कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट है हमारे पास हिडन चार्जेस की। तो उन सब में क्या की जाती है, आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको अदर देन हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है, कुछ मिसलेनियस चार्जेस ली जाते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज तुमकुर, तो वहाँ की जो हिडन चार्जेस है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको 1,80,000 देनी है। तो वो काफ़ी ह्यूज, आप अगर माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ठीक है मुझे 9 लाख 10 लाख पर एनम फीस पे करना है और 1.5 to 2 लाख हॉस्टल चार्ज पे करना है, पर अचानक से आपको एक्स्ट्रा 2 लाख 3 लाख पे करना पड़े पर एनम, तो हो सकता है वो आपके या आपके पेरेंट्स के लिए बर्डन हो जाए। 10th पॉइंट है काउंसलिंग स्ट्रेटजी। तो आप किसी भी काउंसलिंग को ऑप्ट करने से पहले आप उनकी स्ट्रेटजी बना लें कि वो काउंसलिंग की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके थ्रू जाए, वो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है और वहाँ पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, इन सब के बारे में आप कंप्लीट डिटेल्स ले लें और उनकी एक स्ट्रेटजी बनाएं। 11th पॉइंट है कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। तो जैसे आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या किसी भी पर्टिकुलर काउंसलिंग को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं मैक्सिमम जो एडमिशन्स होते हैं वो काउंसलिंग के बेस पे होते हैं, मेरिट कोटा में। कोई बैकडोर एंट्री वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती है, तो आप मैक्सिमम जगह पे आप काउंसलिंग के थ्रू सीट ले सकते हैं। किसी भी काउंसलिंग में या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको वहाँ की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्या वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या वहाँ काउंसलिंग अटेंड करने से पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है या नहीं करनी होती है।
तो ये सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ स्टेट काउंसलिंग है जहाँ पे आपको कंपलसरी सिक्योरिटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना होता है। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहाँ पे भी आपको 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है। तो कुछ स्टेट वैसे भी है, कुछ काउंसलिंग वैसे भी है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगती है, लेकिन आपको वहाँ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन करनी होती है। जैसे कि स्टेट कर्नाटका, तो कर्नाटका में आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शायद आपको ऑफलाइन कर्नाटका बेंगलोर आना हो। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो ऑफलाइन होती है, और बिहार की जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। तो कुछ काउंसलिंग है, मैक्सिमम जो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। काउंसलिंग की स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर जो होती है वो भी मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 12। तो इस पॉइंट में हम लोग टोटल सीट एनालिसिस के बारे में देखते हैं। तो आपको टोटल सीट एनालिसिस करके रखनी है। सीट एनालिसिस मतलब लास्ट ईयर कितनी सीट थी, इस साल कितनी सीट आई है, अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें कितनी सीट ऐड हुई है, और इसके साथ साथ लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक और इस साल की क्लोजिंग रैंक को कंपेयर करना है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपटीशन क्या है और हमारे सीट मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये तो सीट एनालिसिस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके रैंक बाउंड्री लाइन पे है या फिर जिनकी बहुत अच्छी भी रैंक है, तो उनको ये सीट एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है कि उनके रैंक पे कौन कौन सी सीट मिल सकती है। तो इसके लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सारा डिटेल्स है रिगार्डिंग दिस सीट एनालिसिस। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गेस कर सकता हूँ, जो कि हर साल 95%, 99% करेक्ट होती है। इसके साथ आपको अगर कोई भी कॉलेज चूज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। कॉलेज या उसकी जो हॉस्पिटल होती है वो कैसी है। तो हमें काफ़ी ध्यान देना होगा जब भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो हमें देखना होगा उनकी हॉस्पिटल कैसी है, कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, फैसिलिटीज़ कैसी है, उनकी जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो कितने बेडेड हैं, और उनकी जो इक्विपमेंट है हॉस्पिटल में वो कैसी है, केसेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो इन सब पे भी काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि ये यूजी है। पीजी में हमें हैंड्स ऑन, पेशेंट लोड, वैरायटी ऑफ केसेस वगैरह सब ध्यान देने होते हैं, स्टाइपेंड ध्यान देनी होती है। बट यूजी में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, बेसिक आपके हॉस्पिटल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 14, जो कि कॉलेज की लैब के बारे में है। आपको लैब के बारे में या उनके जो लैब की जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ है उनके बारे में भी आपको जान के रखना है पहले से, कि जैसे कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नए नए खुले हैं, तो उनमें लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, या फिर आपको जैसे डम्मी पेशेंट चाहिए वो नहीं मिलेगी, डेड बॉडी चाहिए वो नहीं मिलेगी, उनमें रिसर्च कैसा होता है वो सब डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे आप सीखने का मौका कम मिलेगा। तो आप लैब के बारे में भी बहुत ध्यान रखें कि लैब में जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो इनफ है या नहीं है, और आपको सीखने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट डिटेल्स कलेक्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 15। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है कि कॉलेज की पासिंग रेट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से हर साल 100, 150, 200, 250 वो डिपेंड करती है उनकी मेडिकल सीट पे। उसमें कितने स्टूडेंट वैसे होते हैं जो हर साल पास करते हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो फेल करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी है जिनकी जो मेडिकल की एग्ज़ाम्स होती है, ईयरली एग्ज़ाम जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उनको पास करना काफ़ी टफ होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वहाँ पे पास करना काफ़ी इजी होता है। तो पासिंग रेट भी बहुत मायने रखती है, ताकि आप 4.5 ईयर्स में ईजिली उस कॉलेज से पास हो सके, और वहाँ की फैकल्टीज़ वगैरह सपोर्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 जो है कि रिसर्च। मतलब कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे एम्स हो गई, एम्स दिल्ली, या फिर आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये लोग रिसर्च पे काम करते हैं, आपसे वो रिसर्च कराएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है कि अगर आपको सीखने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आपको रिसर्च कौन कौन से कॉलेजेस कराते हैं नहीं कराते हैं उन पे भी ध्यान देनी होगी।
कुछ कॉलेजेस की कैंप चलती है, फ्री कैंप, उन पे भी ध्यान देनी होगी। तो कॉलेज की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो कैसी है, इस पर भी ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17 देखते हैं, कॉलेज अप्रूवल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं इसमें धोखा खा जाते हैं कि जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं कॉलेजेस। कॉलेज की जो अप्रूवल मिलती है वो एनएमसी देती है, पहले एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन। वो जितने भी इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अप्रूवल देती है। तो अप्रूवल 2 टाइप के होते हैं, एक परमिटेड, एक रिकॉग्नाइज्ड। तो परमिटेड सीट में आप अगर एडमिशन लेंगे तो आपको दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी जब तक वो सीट रिकॉग्नाइज नहीं होती है। इस पे स्टूडेंट और पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें किसी भी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले, क्या वो सीट रिकॉग्नाइज्ड है या परमिटेड है। अगर सीट रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोशिश करें जो कॉलेजेस पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन लेने का, क्योंकि जो भी कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड है उनकी सीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड सीट आप एनएमसी की साइट पे जाके नंबर ऑफ़ कॉलेजेस देख सकते हैं, या फिर मेरे पास भी वो लिस्ट है। एक्चुअली क्या होती है, जो पुराने कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे रिकॉग्नाइज सीट होती है, और वो सीट परमिटेड कब तक रहती है, जब तक एक बैच ना निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है जो 3 साल पहले खुली है, तो उनकी जब तक एक 4.5 ईयर्स मतलब 5 साल की एक बैच नहीं निकल जाएगी तब तक वो सीट परमिटेड रहेगी। तो वो एक बैच निकलने के बाद फिर 1 साल के अंदर में वो सीट रिकॉग्नाइज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स इस पॉइंट पे काफ़ी ध्यान से सुने। क्या होती है पीजी की बेनिफिट्स, ये पॉइंट है पीजी बेनिफिट। तो कैंडिडेट किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ज़रूर ध्यान दे, जिस भी स्टेट में वो एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे पीजी की मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल सीट्स कितनी है। क्योंकि आप अगर किसी स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप जब पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करेंगे, क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, इसके बाद भी आपको पीजी करनी कंपलसरी है, तभी आप कोई स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि पीजी की बेनिफिट कितनी मिलेगी या फिर स्टेट कोटा का बेनिफिट कितना मिलेगा। तो इसके बेस पे कॉलेज को चूज़ करें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 2 स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो अपना एमबीबीएस झारखंड से कर रहे हैं, तो झारखंड में जो पीजी की जो कॉलेजेस है वो 2 कॉलेजेस हैं, एक आपको एमजीएम है, दूसरी कॉलेज रिम्स है। और आप जब पीजी करेंगे तो आपको स्टेट कोटा में इन 2 कॉलेजेस में ही बेनिफिट मिलेगी, और वहाँ पे गिन चुन के 100 या उससे बिलो सीट्स है। दूसरी कैंडिडेट है, उनका भी सेम स्कोर था, उन्होंने जो यूजी है, जो एमबीबीएस है, उन्होंने कर्नाटक से किया, और कर्नाटक में टोटल जो पीजी सीट्स हैं वो 10,000 के ऊपर है, जो कि इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट मानी जाती है आफ्टर तमिलनाडु। तो उनको कर्नाटक में पीजी की स्टेट कोटा की बेनिफिट मिलेगी, और उनको पीजी में जो एडमिशन होगी स्टेट कोटा से इजी में हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे। बट वही सेम कैंडिडेट, सेम रैंक के कैंडिडेट जिन्होंने झारखंड में ज्वाइन किया, उनके पास ऑप्शंस कम रहेंगे, उनके पास 100 ऑप्शंस रह रहे हैं, और उसमें से भी 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा को दे दी जाएगी। तो 50% सीट्स में मतलब 50 सीट्स में उनको हाई रैंक में क्लोज होती है। तो ये थी पीजी की बेनिफिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये देखें वहाँ पे कितने पीजी के कॉलेजेस हैं और स्टेट की बेनिफिट मिलती है या नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है 19 पॉइंट, कॉलेज इस्टेब्लिश्ड। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज वो कब खुली है ये भी इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी नए मेडिकल कॉलेज जो इस साल ही खुली है उसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ के फैकल्टीज़ वगैरह भी हो सकते हैं नए होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, फैसिलिटीज़ वगैरह कम होगी, और आपके सीनियर नहीं होंगे कोई आपको गाइड करने के लिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि जैसे आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम होगी, अगर आपके कॉलेज में ऑलरेडी सीनियर्स हैं और वो सपोर्टिव हैं, तो जब आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल एग्ज़ाम होती है तो अपने नोट्स आपसे शेयर करते हैं, आपको पढ़ाई में गाइड करते हैं, और आपको इन फ्यूचर जब आप पास आउट हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपके अगर सीनियर हैं वो आपसे पहले पास आउट होके कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो आपको जॉब वगैरह भी ढूंढने में आसानी होगी। तो ये देखिए, अगर नई कॉलेज है तो ट्राई टू अवॉइड दोज कॉलेजेस, और जो पुराने कॉलेजेस हैं उनके लिए जाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट नंबर 20, फैकल्टीज़। तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले आप अपने तरफ से इंक्वायरी कर ले कि वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, क्या वो सपोर्टिव है, वेल एक्सपीरियंस्ड है,
या नहीं है, वो कैसे पढ़ाते हैं, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ये ज़रूर इंक्वायरी कर ले कि वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में यूजी में नहीं, पीजी में बहुत कंप्लेन आती है कि वहाँ के जो एचओडी हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है, मतलब बहुत परेशान करते हैं, जानबूझ के फेल कर देते हैं और स्टूडेंट को हो सकता है इन फ्यूचर में प्रॉब्लम भी है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है लैंग्वेज बैरियर। तो क्या होती है कि जब किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि आप जिस भी सिटी में या जिस भी स्टेट में जा रहे हैं तो क्या आप वहाँ के लैंग्वेज से अवेयर हैं या नहीं है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई साउथ के स्टूडेंट है, वो अगर नॉर्थ में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको एक साल, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज सीखना इजी नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो 1-2 महीने में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, मैं जिस स्टेट में या जिस कॉलेज में जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो ये थे टॉप 21 पॉइंट्स जो कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और काउंसलिंग या मेडिकल कॉलेज एडमिशन या कॉलेजेस की क्वालिटी, कैसे चॉइस फिलिंग की जाए, या फिर कोई भी एक सिंगल इंफॉर्मेशन बॉन्ड हो, या फिर आपको वहाँ की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, वहाँ के हिडन चार्जेस हो, फीस हो, या फिर आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज फिट बैठता है, अगर इनकी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि www.neetpredictor.info है। इसके अलावा दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में जाए, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, और हमारी टीम होगी जो आपको सपोर्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कोशिश करें आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने का। थैंक यू।